हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम आज पॉलिटी का एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये जो टॉपिक है वो पॉलिटी के लिए जितना रिलेवेंट है उससे ज़्यादा रिलेवेंट आपका हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट है लीगल स्टडीज़। ठीक है, अगर आप लॉ को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो भिवानी पब्लिक स्कूल जो है वो आपको एक सब्जेक्ट ऑफर करता है, दैट इज कॉल्ड लीगल स्टडीज। वो सब्जेक्ट है लीगल स्टडीज, जो भिवानी में तो किसी स्कूल में नहीं है, हरियाणा में भी बहुत ही कम स्कूलों में है। वहाँ जिसमें से एक स्कूल जो है वो भिवानी पब्लिक स्कूल है जहाँ लीगल स्टडीज है। अगर आप लॉ का एग्जाम देना चाहते हैं, लॉ को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, क्लैट का एग्जाम देना चाह सकते हैं, तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए एंड दैट इज वन ऑफ द यूनिक सब्जेक्ट। उसमें बहुत सारे केस लॉज है जो पॉलिटी और लीगल दोनों एक जैसा ही सब्जेक्ट है। लीगल में ज्यादातर केस है, केस स्टडीज है, केस लॉज है, और पॉलिटी में आपका नॉर्मल पॉलिटिकल पॉलिटी है और थिंकर्स के बारे में है। और 12th क्लास में जब आप जाते हैं तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशन को का कॉन्टेक्स्ट भी आ जाता है और इंडिया का इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक क्या हुआ वो भी आ जाता है। तो बात इस टॉपिक पे आते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो इसकी एक जर्नी है। उस जर्नी के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर निकलता है कि 1951 में एक केस आता है दैट इज कॉल्ड संकारी प्रसाद, और वहां से लेकर के 1973 में एक और केस आता है लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज केशवानंद भारती। लैंडमार्क जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का था उसका नाम था केशवानंद भारती। ये केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस होता है, केरला स्टेट का जो केस होता है, उसमें जाकर के उस केस का जो जजमेंट आता है वो 13 जज का बेंच जजमेंट देता है। उसमें से 7-6 के मेजोरिटी से वर्डिक्ट आता है और उसी में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है। बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिराइव्ड होकर आता है। तो ये चीज है। इस चीज को देखने से पहले हम सबसे पहले जो थिंग्स को देखना है कि वो देखना है कि इंडिया जो है वो ब्रिटिश का कॉलोनी था और इंडिया 15 अगस्त 1947 में जाकर इंडिया इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट होता है वो 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स जो होता है वो 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आता है। ये तीन चीजें होती है। आपका 15 अगस्त 1947 को हम आजाद होते हैं। उसके बाद एक आजादी से पहले ही हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था। ब्रिटिश ने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया था। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था उसमें से दो तरह का इंडिया था। एक था ब्रिटिश इंडिया और दूसरा जो था वो था प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया इट मींस जिस इंडिया को ब्रिटिश गवर्न करते थे, जो ब्रिटिश के कंट्रोल में था। प्रिंसली स्टेट वो जिसको कोई राजा कंट्रोल करता था, फॉर राजा या उसका जो प्रिंस था वो उसको कंट्रोल करता था, प्रिंसली स्टेट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ उसमें से ब्रिटिश इंडिया से भी मेंबर आए चुन करके इलेक्ट होके, और प्रिंसली स्टेट से भी मेंबर आए नॉमिनेट होके। या तो उस वो जो राजा था, वो जो किंग था, वो खुद अपने आप को आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनाया, या उसने अपने किसी बंदे को, किसी पर्सन को नॉमिनेट किया कि यस ही विल बी माय रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट, फ्रॉम माय स्टेट। ठीक है, तो अगर आप उसका कंपोजिशन को थोड़ा सा देखें तो उसका जो कंपोजिशन जो था वो कंपोजिशन इस तरह से था कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब फॉर्मेशन हुआ उसमें जो इसका स्ट्रेंथ था वो 389 मेंबर जो था वो उसमें टोटल स्ट्रेंथ था, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया को जो मिलता है वो 296 मेंबर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। मैं BI लिख देता हूं, आप ब्रिटिश इंडिया समझ लेंगे, और 93 मेंबर फ्रॉम PS प्रिंसली स्टेट लिख दिया हूं। ठीक है, अब ये जो कंपोजिशन में बता रहा हूं ये कंपोजिशन कब का था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया का भी था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान का भी उसके साथ ही फॉर्म हो रहा था। बिकॉज उसमें पाकिस्तान 1946 में पाकिस्तान एज ए स्टेट नहीं बना था, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों का एक साथ ही बना था। अब क्या है कि पाकिस्तान जो है इलेक्शन होता है, उसमें जो मुस्लिम लीग रहता है और इंडियन नेशनल कांग्रेस, दो पार्टी रहता है। मुस्लिम लीग दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स इन द पाकिस्तान एरिया, इन द वेस्टर्न फ्रंट एंड इन द ईस्टर्न फ्रंट। अब जरूरी नहीं था कि वो जो मुस्लिम, जितने भी मुस्लिम थे वो सारे मुस्लिम जो थे वो मुस्लिम लीग को का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। वो जितने मुस्लिम थे उसमें से मुस्लिम जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी रिप्रेजेंटेटिव थे, बट जो वेस्टर्न फ्रंट पे जो आपका पाकिस्तान है,
और अभी का जो पाकिस्तान है और अभी का जो बांग्लादेश है, वहां पे मुस्लिम लीग का ज्यादा डोमिनेंस था, बट मुस्लिम लीग का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है, एंड ड्यू टू दैट परफॉर्मेंस मुस्लिम लीग जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को छोड़ देता है, और अब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कंपोजिशन है, जो नंबर है वो बदलता है। अब वो नंबर जो है वो 389 से 299 मेंबर हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एग्जैक्ट जो स्ट्रेंथ रहता है वो 299 मेंबर रहते हैं, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया से 229 और प्रिंसली स्टेट से 70 मेंबर चुन के आते हैं, नॉमिनेट होके आते हैं, सॉरी, प्रिंसली स्टेट से 70 मेंबर। ये कंपोजिशन रहता है आफ्टर मुस्लिम लीग ने बाइकआउट जब किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कंटिन्यू 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज के कंटिन्यूअस डिबेट, डिस्कशन, डिलिब्रेशन और के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट होता है 26 नवंबर 1949 को। आपको ये दिन याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट होता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में आता है वो 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आता है। अब फोर्स में आने के साथ ही फर्स्ट जो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में का, वो अमेंडमेंट जो है वो, अगर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किस तरह से हो सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना है, वो अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही वो अमेंडमेंट हो सकता है। 368 जो है वही आपको अमेंडमेंट का प्रोसेस बताता है कि थ्रू आर्टिकल 368 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए 368 में प्रोसीजर है, और वो 3 तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो सकता है, सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से, और स्पेशल मेजोरिटी विथ हाफ ऑफ द स्टेट के, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट, रेटिफिकेशन हाफ स्टेट से ये हो सकता है। सिंपल मेजोरिटी से कुछ मुद्दों पे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है, फिर स्पेशल मेजोरिटी से हो सकता है, और तीसरा जो अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट से आपको कंसल्ट लेना पड़ेगा। और वो कब होगा, जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा अमेंडमेंट आप कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल कैरेक्टर को वायलेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने जीएसटी लाया, तो जीएसटी जो बिल लाया था सरकार ने, उस जीएसटी में क्या था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, कि आप जो है राज्यों से टैक्स का पावर ले रहे थे, सेंटर खुद ले रहा था, ज्यादातर पावर राज्य से सेंटर खुद ले रहा था। बहुत सारे मुद्दों पे, बहुत सारे इश्यूज पे जो राज्य सरकार टैक्स लगाते थे, उन पर राज्य को टैक्स लगाने का पावर जो है वो सेंटर को राज्य दे रहे थे। तो वो क्या था, फेडरल कैरेक्टर को वायलेट कर रहा है कि स्टेट को इटसेल्फ पावर है फॉर द रेवेन्यू जनरेशन के लिए वो टैक्स लगा सकता है, बट कुछ मुद्दों पे, कुछ ही आइटम्स पे स्टेट जो है वो टैक्स लगा सकता है। फॉर एग्जांपल अभी एसजीएसटी के थ्रू तो स्टेट टैक्स लगा ही सकता है, बट एट द सेम टाइम अगर लिकर है, पेट्रोलियम है, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी ले सकता है स्टेट। तो इस तरह का अगर वो फेडरल कैरेक्टर को वायलेट कर रहा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपको स्टेट लेजिस्लेचर से कंसल्ट करना पड़ेगा। बट इस बात को काफी डिटेलिंग में हम नहीं जाते हैं, हम ये देखते हैं 3 तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है। और आजादी के पहले साल में 1951 में ही हमने सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। ठीक है, हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक शेड्यूल को ऐड किया, दैट शेड्यूल इज कॉल्ड 9th शेड्यूल। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल को ऐड किया, दैट शेड्यूल इज कॉल्ड 9th शेड्यूल। ठीक है, अब उस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने 9th शेड्यूल को ऐड किया, 9th शेड्यूल को ऐड किया। अब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी को जो चैलेंज किया गया, वो वैलिडिटी को चैलेंज किया गया संकारी प्रसाद के केस के फॉर्म में। ये मैंने एक टाइमलाइन बनाया है, इस टाइमलाइन के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में किया गया, और उस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया इन द फॉर्म ऑफ संकारी प्रसाद केस। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी को क्यों चैलेंज किया गया? क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई इफ द पार्लियामेंट ने कोई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया गया तो क्या उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया जा सकता है या नहीं? यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्कोप है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई अमेंडमेंट किया है तो उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया जा सकता है, और पार्लियामेंट, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हायर जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने रिट जुरिस्डिक्शन के तहत उसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस में भी ले सकता है। तो अगर आप इसको देखें तो आपका अगर आर्टिकल 13 अगर कॉन्स्टिट्यूशन का देखें, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 देखें, 13 क्या है, फ्रॉम आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपका एफआर है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो आर्टिकल 13 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है,
वो आर्टिकल 30 क्या कहता है, 13 जो कहता है कि अगर कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई भी लॉ बना है और वो लॉ जो है बनने के साथ ही किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, चाहे लेजिस्लेचर ने वो लॉ बनाया या एग्जीक्यूटिव ने उस लॉ को इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट करने में और लेजिस्लेचर के लॉ बनाने में अगर वो लॉ किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो वायलेट करते समय अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको अपने जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर सकता है। अब जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी थोड़ा समझ ले। जुडिशियल रिव्यू, अब जुडिशियल रिव्यू क्या है कि लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है कि वो देखना कि लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया क्या वो लॉ सही है और क्या एग्जीक्यूटिव ने उस लॉ को इंप्लीमेंट किया, क्या उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया है कि नहीं, क्या वो लॉ बनाते समय किसी इंडिविजुअल का, किसी ग्रुप का या किसी कम्युनिटी का फंडामेंटल राइट तो वायलेट नहीं हो रहा है, और एग्जीक्यूटिव ने उस लॉ को इंप्लीमेंट करने में क्या कोई फंडामेंटल राइट तो वायलेट नहीं हो रहा है। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो जुडिशरी उसको, या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी कैरेक्टर का वायलेशन हो रहा है तो जुडिशरी उसको अल्ट्रा वायरस नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है, ये आर्टिकल 13 में। अब बात होती है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल को ऐड किया गया, और 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। अब ये 9th शेड्यूल क्यों ऐड किया गया? अब 9th शेड्यूल को जो ऐड किया गया इसमें क्या था कि पार्लियामेंट को जो पावर है 9th शेड्यूल को, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट पहले देखिए संकारी प्रसाद केस में क्या था। संकारी प्रसाद केस में था कि पार्लियामेंट हैव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इवन द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368। पार्लियामेंट को पावर है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का, पार्लियामेंट को पूरी तरह पावर है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का, पार्लियामेंट को पावर है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का, बट अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट जो है कोई भी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। ये जो संकारी प्रसाद का केस था। अब ये 9th शेड्यूल को क्यों ऐड किया गया, क्वेश्चन ये राइजेस होता है, व्हाई द 9th शेड्यूल वेयर एडेड। अब 9th शेड्यूल को इसलिए एडेड किया गया कि फॉर एग्जांपल कोई भी लॉ से उस समय क्या था कि हर राज्य में जो लैंड सीलिंग का एक एक्ट आ रहा था कि आप सर्टेन थ्रेशोल्ड तक ही लैंड रह सकते, लैंड रिफॉर्म की बात हो रही थी, और उसको 9th शेड्यूल में पुट किया जाता था बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो आपका फंडामेंटल राइट था। तो लैंड हर स्टेट में लैंड सीलिंग एक्ट आ रहा था, और उस एक्ट के तहत उस एक्ट को अगर कोई भी लॉ को 9th शेड्यूल में पुट कर दिया जाता, फर्स्ट अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल किया गया, 9th शेड्यूल में आपका जुडिशियल रिव्यू की स्क्रूटिनी से वो बच जाएगा। अगर कोई भी लॉ को 9th शेड्यूल में पुट कर दिया गया, कोई भी अमेंडमेंट करके और उस अमेंडमेंट को 9th शेड्यूल में रख दिया गया, इट मींस वो जुडिशियल स्क्रूटिनी से बाहर हो जाएगा, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू जो था वो जुडिशियल रिव्यू अब नहीं होगा। आपको ये बात गौर से समझनी है कि व्हाई 9th शेड्यूल, 9th शेड्यूल ऐड किया गया, और 9th शेड्यूल में अगर कोई भी लॉ अगर पुट कर दिया जाता है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ठीक है, जुडिशियल स्क्रूटिनी से वो बाहर हो जाएगा। तो सेम यही चीज था कि संकारी प्रसाद केस में ये आया कि यस पार्लियामेंट हैव पावर, आप 9th शेड्यूल में भी कर कुछ पुट कर रहे हो, लेकिन पार्लियामेंट को पावर है कि फंडामेंटल राइट में भी कोई चेंजेस ला सकता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट में कोई चेंजेस ला सकता है। उसके बाद सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस आया 1965 का, और इस केस में है कि पार्लियामेंट है पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने का जो पावर है वो पार्लियामेंट को है। इसके बाद जो है गोलकनाथ का केस आता है, इसके बीच में ही 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, और 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ही बहुत सारे स्टेट लेजिस्लेचर ने अपने लैंड टेनेंसी एक्ट को, जो गोलकनाथ का केस जो था, इस केस को अगर थोड़ा सा देखें, गोलकनाथ का जो केस था, इस केस को अगर आप देखें तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट का केस था। अब इसमें पंजाब लैंड टेनेंसी एक्ट था, उसको 9th शेड्यूल में पुट कर दिया गया, इट मींस इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उसको 9th शेड्यूल में पुट कर गया। अब इसके ऊपर जो जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है यस पार्लियामेंट डजंट हैव पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का कोई पावर पार्लियामेंट को है ही नहीं, बिकॉज फंडामेंटल राइट जो है, बिकॉज मैंने बताया कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो था
वो फंडामेंटल राइट था, बट लैंड टेनेंसी एक्ट के तहत उस एक्ट को 9th शेड्यूल में रखा जा रहा था, और 9th शेड्यूल में रखने से जुडिशियल रिव्यू के स्क्रूटनी से बच सके। तो इस बात को लेकर के 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इसमें आपका एक 11 जज के केस में एक लैंडमार्क जजमेंट देता है, 6-5 की मेजोरिटी से ये जजमेंट आता है, और ये बोलता है कि पार्लियामेंट डजंट हैव पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट बिकॉज फंडामेंटल राइट आर सैक्रोसेंट इन नेचर, और फंडामेंटल राइट को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बदल सकता है, रेस्ट पार्लियामेंट को कोई पावर नहीं है फंडामेंटल राइट को बदलने का। अब इस बात को समझ रहे हैं कि गोलकनाथ केस में अपने शंकरी प्रसाद का जो केस था सुप्रीम कोर्ट को, उस केस को के फैसले को ओवररूल करता है गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट, और ये कहता है कि यस पार्लियामेंट को पावर है, पावर ही नहीं है फंडामेंटल राइट को चेंज करने का, बिकॉज फंडामेंटल राइट जो है वो सैक्रोसेंट इन नेचर है, आप उसको नहीं टच कर सकते, उसको नहीं बदल सकते, और अगर आपको उसको बदलना है तो आपको उसको सिर्फ बदलने का पावर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो अब खत्म हो चुका है, तो पार्लियामेंट को कोई पावर नहीं है, और ये जजमेंट आता है। अब इस जजमेंट के कारण पार्लियामेंट में 24th, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, और ये अमेंडमेंट जो है 24th, 25th, 26th और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आते हैं, और इस जजमेंट को आपको केशवानंद भारती के केस में, इस जजमेंट को आपको केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। 24th, 25th, 27th और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी को केशवानंद भारती के केस में चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ, जो केरला का जो केस था। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब इस केस में क्या वर्डिक्ट आता है? इस केस में वर्डिक्ट आता है यस पार्लियामेंट हैव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट को पावर है। ये केरला का केस था, 1973 में इसका जजमेंट आया था, और गोलकनाथ का जो जजमेंट था ये था आपका 1967 का। शंकरी प्रसाद का कब था? 1951 में शंकरी प्रसाद का जजमेंट था। अब ये जो जजमेंट है वो लैंडमार्क जजमेंट है। ये जजमेंट जो है वो अपने ही जजमेंट जो था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस का जजमेंट था, उस केस के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ओवररूल करता है। इसमें तो बोलता है यस पार्लियामेंट हैव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट पावर है किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। पार्लियामेंट को पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। मतलब ये बोला कि पार्लियामेंट को पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी स्ट्रक्चर में चेंज ला सकते हैं, ये पार्लियामेंट को पावर है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। मतलब कि यस पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, बट पार्लियामेंट को पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, इवन फंडामेंटल राइट में चेंज करने का पूरा पावर है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें बदलाव करने का कोई पावर नहीं है। और क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर उसमें आता है इसको हमको देखना है कि व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो केशवानंद का जो लैंडमार्क जजमेंट था उसमें ये था कि पार्लियामेंट हैव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन कैन चेंज द अमेंड द फंडामेंटल राइट इटसेल्फ, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए, ये जजमेंट था। अब बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिराइव होकर आता है, और बेसिक स्ट्रक्चर में रहता है फेडरल कैरेक्टर, फेडरल एंड सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फेडरल कैरेक्टर है, क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर जो है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और यूनियन, स्टेट एंड लोकल बॉडीज में जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर है वो, और सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज द फेडरल कैरेक्टर। डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटी, आपका जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, कल जाकर ये कंट्री डिक्टेटरशिप नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज द फेडरल कैरेक्टर एंड दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। सॉरी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, वेलफेयर स्टेट, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सेपरेशन ऑफ पावर, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। ऐसे करके बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर डिराइव होकर आते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और पार्लियामेंट को ये पावर नहीं है। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट में भी बहुत सारे चेंजेस ला सकता है। पार्लियामेंट जो है वो
कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में कोई चेंजेस ला सकता है, लेकिन वो चेंजेस इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वो किसी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे। तो ये चीज जो निकल के आया, ये आया आपका केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस से ये निकल के आया। तो ठीक है, इसके बाद लेटर ऑन पार्लियामेंट जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाता है, 42वां संविधान संशोधन, और 42वें संविधान संशोधन के साथ बहुत सारे चीजों को दैट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, और उस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वैलिडिटी को जो चैलेंज किया गया, वो चैलेंज किया गया केशवानंद भारती, उसको चैलेंज किया गया मिनर्वा मिल केस में, और उसके बाद और भी बेसिक स्ट्रक्चर डिराइव हो गया है।